हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर अपने यूट्यूब चैनल वीएनसी पर आप सबका फिर स्वागत करता हूं। और आज हम फिर पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी। इस लेक्चर की फर्स्ट वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, जिसमें हमने इस चैप्टर के फीचर्स समझे थे और ये बताया था कि इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए उसको 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, जिसमें से एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर हम फर्स्ट लेक्चर में समझ चुके थे। तो जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहा है वो यहाँ बेल आइकन पे क्लिक कर ले और फर्स्ट वीडियो को देखने के बाद फिर इस सेकंड वीडियो पर आ जाए। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा रहा था कि इंडियन इकोनॉमी को 5 सेक्टर्स में डिवाइड करके समझाया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर, आई टॉट यू, यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सेकेंड वॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज हम पढ़ेंगे थर्ड सेक्टर। थर्ड सेक्टर का नाम है फॉरेन ट्रेड, यानी इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था बिफोर गेटिंग द इंडिपेंडेंसी। तो कुछ फीचर्स लिखूंगा, आप चाहे तो साथ साथ लिख सकते हैं या पॉज करके वीडियो अपने नोट्स बना सकते हैं। पहला फीचर, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। आपको पता है ना कि हम एग्रेरियन इकोनॉमी थे, तो हम शुरू से ही नेट एक्सपोर्टर रहे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के। रॉ कॉटन, सिल्क, जूट, इंडिगो, शुगर केन, हम इसके हमेशा से ही नेट एक्सपोर्टर रहे और हमने बहुत सारा सामान दुनिया के अन्य देशों में बेचा। नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन जहाँ एक तरफ हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा सेल आउट कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ हम एक बहुत बड़े इंपोर्टर थे फिनिश गुड्स के। चाहे वो क्लॉथ्स हो, लाइट मशीनरी हो, हैवी मशीनरी हो या किसी भी प्रकार का अन्य सामान। मतलब हमसे ब्रिटिशर्स रॉ क्लॉथ्स, या जिसे हम कह सकते हैं कि कॉटन और सिल्क, ले जाते थे और उनसे कपड़े बनाकर हमें ही महंगे दामों पर बेचा करते थे। बिसाइड्स इट, ट्रेड सरप्लस बट बेनिफिट टू ब्रिटिशर्स। हमारा नेट एक्सपोर्ट हमारे नेट इंपोर्ट से ज़्यादा था, बट उस एक्स्ट्रा सरप्लस का फ़ायदा इंडिया को कभी नहीं हो पाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स उस एक्स्ट्रा मनी का फ़ायदा ले रहे थे अपनी इकोनॉमी को साउंड करने में। या तो जब वो इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रहे थे तो कॉलोनी को बनाने पर जितने एक्सपेंसेस हुए, दे वर मीटिंग दीज एक्सपेंसेस विद द एक्स्ट्रा मनी। या जब वॉर हुआ तो वॉर में जो एक्सपेंसेस थे उनको मीट आउट करने के लिए भी हमारे ट्रेड सरप्लस का प्रयोग किया जाता था। अल्टीमेटली सरप्लस होने के बाद भी उसका बेनिफिट इंडिया को नहीं मिल पा रहा था और हमारा फॉरेन ट्रेड वॉज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स। फिफ्टी 50% हमारा फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट डायरेक्टली ब्रिटेन से होता था, और ब्रिटेन के बाद जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में हम डीलिंग कर रहे थे वो भी ब्रिटेन के आदेश पर ही होता था। तो ब्रिटेन के अलावा हम चाइना या श्रीलंका, जिसको पहले सेलोन कहा करते थे, या प्रेजेंटली ईरान, जिसको पहले पर्शिया कहा करते थे, इन देशों में भी हमारा फॉरेन ट्रेड होता था। बट 50% से ज़्यादा हमारा जो बिज़नेस था वो ब्रिटेन से कनेक्टेड हुआ करता था। ये हमारा थर्ड सेक्टर हो गया, फॉरेन ट्रेड। आप इसे नोट कर लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक लिख देता हूँ। फोर्थ टॉपिक है, यह फोर्थ सेक्टर है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ठीक है, 1881 में इंडिया में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस स्टार्ट हुआ, जिसे हम हिंदी में जनगणना कहते हैं। कैलकुलेशंस करना कि भारत के बारे में जो आधारभूत ढांचा है उसके बारे में समझने के लिए। फिर आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, हर 10 सालों बाद ये सेंसस निकला जाने लगा।
1921 को इंडिया में द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड कहा जाता है। ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1881 के बाद से लेकर हमारा इंडिया में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज़्यादा थे, फ्लक्चुएटिंग थे। तो उस फ्लक्चुएशन के कारण हमारी पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली एक जैसी नहीं थी। कभी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती थी, किसी से ईयर पॉपुलेशन हमारी कम हो जाती थी। लेकिन 1921 आते आते जब डेथ रेट्स डिक्लाइन होने लगी लेकिन बर्थ रेट हमारी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही थी, तो 1921 के बाद से लेकर अब तक हमारी पॉपुलेशन हर साल ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ ही होती रही है। दैट्स वाई 1921 इज़ कॉल्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब बिफोर गेटिंग इंडिपेंडेंसी हमारे इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था? तो कुछ फीचर्स बता देता हूँ, जैसे हाई बर्थ रेट। बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था। कितना था? 48 पर 1000। प्रति 1000 पर 48 बच्चों का जन्म होता था। लेकिन इसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली ना हमारे भारत में डेथ रेट भी बहुत हाई था। चाहे वो उसको पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का रीज़न कह लो या मतलब हेल्थ सेक्टर के इम्प्रूवमेंट्स नहीं थे, तो जो बर्थ रेट था वो भी 40 अप्रॉक्स पर 1000 हुआ करता था। इसके अलावा हमारा लिटरेसी रेट वॉज वेरी लो। कितना लो था? 16% ओवरऑल, यानी भारत की आबादी का मात्र 16% लोग लिटरेट थे। और उसमें से अगर वुमन की बात करें तो ओनली 7% ऑफ वुमन वर लिटरेट। तो इतनी आबादी भारत की इलिटरेट थी और इसीलिए भारत काफ़ी ज़्यादा पुअर या बैकवर्ड हुआ करता था। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। Infant mortality rate basically refers to a rate of those babies who die before reaching at the age of 1 year। 1 साल पूरा होने से ही पहले दुखद रूप से जिन बच्चों का देहांत हो जाता, ऐसे बच्चों की संख्या 218 पर 1000 थी। प्रति 1000 जन्मों पर 218 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी बेसिक फैसिलिटीज़ ना मिल पाने के कारण। फॉर्चुनेटली अब इनका नंबर बहुत कम हो गया है, लेकिन दुखद तो आज भी है। आज भी 40 लगभग बच्चे प्रति 1000 का 1 साल की जन्म एज आने तक उनसे पहले देहांत हो जाता है। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इट वॉज ऑल्सो वेरी लो। हाउ मच? 44 ईयर्स अप्रॉक्स। लगभग प्रति व्यक्ति का औसत जीवन 44 ईयर्स का था, जो आज 68 से 69 ईयर्स तक का हो गया है। ये हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल था। और अब पढ़ेंगे 5th पार्ट। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं और आप नोट कर। 5th सेक्टर है ऑक्यूपेशनल, जिसे आप ऑक्यूपेशन भी कहते हैं। स्ट्रक्चर मतलब What was the main source of livelihood of the people of India? भारत के जो लोग थे 1947 से पहले, उनको अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए किन एरियाज़ पर डिपेंड होना पड़ता था? तो यू नो वेरी वेल ना कि एक इंडिया हमारा भारत एग्रेरियन इकोनॉमी रहा है, तो मोस्टली काफ़ी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थे। बेसिकली 3 सेक्टर हैं, आप जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, है ना। तो 72% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी सेक्टर। उसमें से भी जो सिर्फ फार्मर्स थे, जो सिर्फ खेती करते थे, ऐसे तो 50% थे। और एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, माइनिंग, फिशिंग, है ना, डेयरी फार्म, पोल्ट्री, कैटल एट्सेट्रा, बाकी बचा नंबर्स उनका था। भारत की टोटल पॉपुलेशन का 10% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेकेंडरी सेक्टर, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जा सकता है, उस पर डिपेंडेंट था।
इसमें से भी अगर बात बिजनेसेस की करें तो वो 9% था, और अगर बात कंस्ट्रक्शन की करें तो कंस्ट्रक्शन में मात्र भारत के 1% लोग इंडल्ज थे अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए। रही बात टर्चरी सेक्टर की, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, विच इंक्लूड ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसमें टोटल भारत के 18% लोग इंडल्ज थे। तो 100% जो भारत की टोटल पॉपुलेशन थी उसमें से 72% प्राइमरी सेक्टर में, 10% सेकेंडरी सेक्टर में और 18% टर्चरी सेक्टर में था। अब इन पांचों सेक्टर्स को समझने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो गया। आई होप कि समझ में आया ना? तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करेंगे। साथ पढ़ेंगे हम, साथ बढ़ेंगे हम।